Hello, my dear students, especially ninth class students. We are going to start our new chapter, which name is Atoms and Molecules. Your chapter 3 in your NCERT book. Okay, so before starting this chapter, we have to know that what is atom or what is molecule. Okay, so atom, the smallest part, which is made a thing or a matter, or we can say that the smallest part of anything or any matter. Okay, so how can we define it? Fine, how can we define it? हमने जैसे मैटर पढ़ा है, हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो है वो मैटर का ही है। तो हमने जिस तरीके से मैटर पढ़ा है तो उसमें भी हमने शायद पढ़ा था बीच में कहीं कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब ये है कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का वो एटम होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, सो मतलब मैटर कह सकते हैं हम या फिर एलिमेंट कह सकते हैं। हर एक चीज़ का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं माइनर पार्ट, वो हमारा जो होता है एटम, ठीक है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत कुछ आगे इसके बारे में, ठीक है। सो टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस वाले यूनिट में, ये वाला देखिए आप। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, एटम, atomic mass, atomic symbols, molecule, compound. Okay, so these topics will be covered by us in this chapter. After that, atom or ion, valency and radicals, chemical formula, molecular mass and formula mass, mass percentage, mole concept. ये सभी जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं, सभी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छे से कवर करेंगे अगर आप साथ साथ चलते हैं और एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। देन सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर करने ज़रूरी है चैप्टर से पहले, और ये चैप्टर के अंदर भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेस ऑफ योर साइंस। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये आपको सिंपल सी बात है जो आपको पता होती है, सबको पता होती है कि जो ये रिएक्शन जो है इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी बनाते हैं, चाय, कॉफ़ी, रोटी, सब्जी, कुछ भी अगर हम बनाते हैं तो दो या दो से ज़्यादा उसके अंदर अगर सब्सटेंस यूज़ करते हैं तो नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि लगा लीजिए हम अगर टी बना रहे हैं यानी चाय बना रहे हैं तो उसमें वाटर लगेगा यानी पानी, उसके अंदर चाय पत्ती जो होती है, शुगर भी यूज़ होती है उसमें, और मिल्क भी यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करके अगर हम बनाते हैं और साथ में जो हमारा गैस स्टोव है वो भी यूज़ होता है, देन हमें टी मिलती है ना। यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि ये जो सारे हैं दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे कि एक नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। जैसे कि जो ल्यूकवार्म ले लिया हमने, मतलब जो हल्का गर्म दूध ले लिया और उसके अंदर हमने दही मतलब दही छोटी सी एक टीस्पून जो है वो दही डाल दी हमने और हॉट टेम्परेचर पे हमने उसे रख दिया कर्ड बनाने के लिए, तो उसकी सुबह तक कर्ड बन जाती है ना। तो हमने दो सब्सटेंस यूज़ की यानी लुकवार्म मिल्क और कर्ड यूज़ किया, ठीक है। टेम्परेचर हमने सफिशिएंट दिया है उसे जितना रिक्वायर्ड होता है और कर्ड यानी नया प्रोडक्ट बन गया। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी कोई भी सब्सटेंस हमने ले लिया तो ए बी जो है वो प्रोडक्ट बनेगा ऑब्वियसली, है ना। अब ए और बी हमने लिया तो सी तो बनेगा नहीं कि हमने चाय के अंदर
वाटर और शुगर मिल्क और टी डाला है और उसके अंदर अपने आप जीरे का टेस्ट आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, है ना। तो A प्लस बी जो है उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और ए बी जो है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ध्यान से सुनिए, A प्लस बी जो है उन्हें हम रिएक्टेंट कहेंगे और ए बी जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसे हम प्रोडक्ट्स ही कहेंगे। ठीक है। So again come on the topic laws of chemical combination. This is one of the most important law जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए most importantly. Okay, so लोवेशिया एंड जोसेफ जो थे एस्टेब्लाइज किया था उन्होंने लॉ, काफ़ी सारे लॉ दिए थे वैसे तो उन्होंने, तो वो लॉ अपने लॉ के थ्रू हमें क्या समझाना चाह रहे थे, विच एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट केमिकल रिएक्शंस। उनके जो लॉ थे वो केमिकल रिएक्शंस के से रिलेटेड थे, उनके बारे में थे। ठीक है, तो क्या लॉ दिए थे उन्होंने, हम ये पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था उन्होंने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रीपोजिशन, ठीक है, सॉरी प्रीपोर्शन, ये प्रीपोर्शन की स्पेलिंग यहाँ गलत आ रखी है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रीपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दो उसने जो है लॉ दिए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉ जो आपको मोस्टली पता होना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मास जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि एज इट इज है, वो चेंज नहीं होता। मतलब मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैटर है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ना ही उसे बनाया जा सकता है, ना ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। सो A प्लस बी यानी 4 ग्राम अगर हमने A लिया है और B जो है वो 6 ग्राम लिया है, तो जो A B है हमारा वो 4 ग्राम प्लस 6 ग्राम यानी कंप्लीट बनेगा, है ना। तो 4 ग्राम प्लस 6 ग्राम इक्वल टू 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम का जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो मैटर है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही बना सकते हैं, और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, that is in a chemical reaction total mass of products is equal to the total mass of reactant। ये सेम बात इसके अंदर बोल रखी है कि जो जैसे कि मैंने बताया अभी कि मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि टोटल मास जो है ए का चाहे बी का, दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो जो प्रोडक्ट का होगा तो वो उसका प्लस ही आएगा। ठीक है, यानी मास जो रिएक्टेंट का है वही प्रोडक्ट का होगा सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो हम वो वाली बात एक बार क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने एक रिएक्शन ली है जिसके अंदर H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो 2H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, 2H2O। ठीक है, तो ये जो मतलब देखो, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर सिंपली मैं कहीं पे भी अगर सिंपली मैं H लिख रही हूँ, इसका मतलब होता है, सिर्फ H लिख रही हूँ इसका मतलब होता है एटम है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन एटम है। अगर हमने एक सिंगल H लिखा है इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर इसके जो लेग साइड यानी पैर की साइड है वहाँ पे अगर हम 2 3 4 कितना भी लगा देते हैं, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब एक एटम से ज़्यादा कितना भी होगा तो हम उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। समझ में आ गया, एटम मतलब एक ही, चाहे वो हाइड्रोजन हीलियम किसी का भी हो, और एटम उसके अगर पैर में कुछ लगा हुआ है 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो उसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगर उसके आगे की साइड कुछ लगा हुआ है 2 4 6 8 10 कुछ भी, तो उसे हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल तो हम कहेंगे H2 को, और 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ है हमारे पास पर्टिकुलरली 2 3 4 ऐसे करके, तो हम उतना ही उसे कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास हाइड्रोजन के। ठीक है, ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के, अगर हम O2 को कहें तो, और O को कह रहे हैं इसका मतलब है, देखिए एक बार इधर, O2
2H2O, यानी ये जो 2 है ये पूरे पे लगा हुआ है, ये 2 H2 पे भी है और O पे भी है जो प्रोडक्ट में है आपका। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल एटम हम कब कहेंगे, मॉलिक्यूल हम कब कहेंगे, 2 मोल्स हम कब कहेंगे, जब आगे 2, 3 या 4 कुछ भी लगाओ। ठीक है, उसके बाद है 4+2, ये क्यों लिखा गया है ये देखिए आप, जो हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 1 होता है। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास हमें लर्न करना होता है या फिर कई बार दिया हुआ भी होता है, लेकिन मोस्टली हमें लर्न करना होगा 20 या 25 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का है एटॉमिक मास वो 1 होता है, ऑक्सीजन का है वो 16 होता है। तो 1 यानी 4 मॉलिक्यूल हो गए, 2 इंटू 2 है ना, 4 मॉलिक्यूल्स हो गए, सो 4 इंटू 1, ठीक है, यानी 4 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है, यानी 16 इंटू 2 यानी 32 हमारा हो गया। ठीक है, 32 ग्राम हो गया। उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसे देखेंगे हम, ये जो 2 है जो आगे लिखा हुआ है ये हाइड्रोजन पे भी है, यानी 4 हाइड्रोजन। ठीक है, सो 4 इंटू 1 ऑक्सीजन कितना है, वैसे तो एक ही है लेकिन सामने आगे 2 लिखा हुआ है यानी O2 बन गया है हमारा, तो 16 इंटू 2 यानी 32। ठीक है, (32) हो गया। अब देखिए 4 इंटू 1 4, 32 इक्वल टू 36 ग्राम। ठीक है, तो दोनों को प्लस किया हमने, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, रिएक्टेंट का जो एटॉमिक मास है वो प्रोडक्ट में अगर आया तो प्रोडक्ट में सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। तो आपने देखा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसका जो लॉ है वो यहाँ फॉलो हो रहा है कि जो मास है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का सेम रहेगा। समझ में आ गया, और ज़्यादा आ जाएगा आपको क्योंकि अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे। तो अगर ये आपका टॉपिक पेपर में आता है तो आपको लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको डिफाइन करना है, पहले क्या होता है, उसकी क्या इंडिकेट करता है वो, उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल शो करना है उसका। ठीक है, आफ्टर दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इट इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड सेम एलिमेंट आर present in definite proportion by mass and volume irrespective of the method of preparation। मतलब किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड के अंदर जो सेम एलिमेंट है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी डेफिनेट रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका डेफिनेट रेशियो होता है किस किस चीज़ का, मास का और वॉल्यूम का। ठीक है, मास और वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा डेफिनेट होता है, ये नहीं कि हम अपने हिसाब से उसे चेंज कर दे, नहीं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हर एक का अपना अपना डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, किसी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम चाहे उसे बना लें। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो चाहे किसी भी मेथड से हम उसे बनाएं, लेकिन उसका जो रेशियो है मास और वॉल्यूम का वो डेफिनेट होना चाहिए। हम अगर उसे डिफरेंट करते हैं तो वो गलत होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर हम CO2 बना रहे हैं तो इसके वॉल्यूम में वॉल्यूम का जो रेशियो है जैसे 1:2 है ना, C जो है यानी कार्बन है वो हम 1 लेते हैं और O2 यानी 2 लेते हैं, तो CO2 तभी तो बनता है ना। सो लेट अस गिव अनदर एग्जांपल हियर। क्या होगा, CO2 का हम एटॉमिक मास देखते हैं एक बार कितना होगा, जो कार्बन है उसका 12 होता है और ऑक्सीजन है उसका 16 होता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा ना 16 होता है, तो 16 इंटू 2, ऑक्सीजन 2 है इसलिए, तो उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कट करके, तो 3:8 इसका मास आएगा और जो वॉल्यूम है वो 1:2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग मेथड से जब हम CO2 को बनाते हैं तो क्या उसका जो रेशियो है मास का और वॉल्यूम क्या वो चेंज होता है, मतलब वॉल्यूम कैसे हुआ, कार्बन 1 रेशियो ऑक्सीजन 2 यानी 1:2, और जो CO2 है उसका जो मास है उसका रेशियो बनता है हमारा 3:8 जो हमने पीछे निकाला है, देखा होगा आपने। अब CO2 की हम प्रिपरेशन करेंगे अलग अलग मेथड से, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लिए हमने 2, ठीक है, तो CO2 बन गया। उसके बाद मीथेन प्लस ऑक्सीजन हमने ले लिया O2,
2 मॉलिक्यूल्स, देन जो CO2 प्लस H2O बन गया, ठीक है, साथ में वाटर बन गया। उसके बाद CaCO3 ले लिया हमने, उसको हीट किया है जैसे, और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या बना है CO2 यानी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये जितनी भी हैं, ये सभी जो प्रिपरेशन है, ये CO2 के लिए, सबके अंदर CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन प्रिपरेशन अलग अलग है इन सब की, ठीक है। बेशक से इनकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन मेथड जो है वो अलग अलग हो, लेकिन जो वॉल्यूम और जो मास का रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का 1:2 वॉल्यूम और 3:8 मास, ठीक है, सब में यही होगा, किसी में भी डिफरेंट नहीं होगा। अगर इन केस ऑफ दैट कि डिफरेंट होता है, इसका मतलब ये है कि वो हमने गलत प्रिपेयर किया है, ठीक है। आफ्टर दैट एटम क्या होता है। अब फाइनली हमने लॉ पढ़ लिए और हमने एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में जान लिया, तो अभी हम पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि ये सबसे ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो कि मे और मे नॉट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी अकेले प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। प्योर एलिमेंट या फिर इम्प्योर एलिमेंट, दो टाइप के एलिमेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। प्योर के अंदर जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों चीज़ें होती हैं, इम्प्योर जो है वो मिक्सचर या सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट जो है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो हमारा एटम होता है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंटली यानी अकेले जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी जो है हमारी नोबल गैसेस हैं। सो ये जो है हम ये देखेंगे कि इनके जो एटम्स होते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यस और नो। हेयर इट इज, जैसे कि हम सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, सल्फर ले लेते हैं या सिलिकॉन ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसका देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हम सल्फर की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए सल्फर के अंदर क्या होता है कि इसके जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। कभी भी आपको जो सल्फर है वो अकेला ऐसे नज़र नहीं आएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि जो सल्फर है वो, उसके जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। S8 मिलेगा यानी 8 मॉलिक्यूल सल्फर के एक साथ मिलेंगे, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते और बहुत सारे ऐसे हैं जो करते हैं, ठीक है। अब सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। अब देखिए एटम्स के बारे में अगर हम और ज़्यादा पढ़ें तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। एटम जो सबसे ज़्यादा छोटा साइज होता है उनका, इनका जो साइज़ है वो नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर जो है यूनिट है इनकी, नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है, सबसे एक अदर पॉइंट है ये कि हाइड्रोजन जो एटम है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है साइज में, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल यानी सभी एटम से सबसे ज़्यादा छोटा होता है। इसका साइज महज 10⁻⁻10 नैनोमीटर है, ठीक है। एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स गिवन बाय बर्जेलियस। जो बर्जेलियस थे हमारे वॉलंटियर्स, उन्होंने जो एटम है उसको शो करने के लिए सिंबल्स दिए हैं हमें, ठीक है। तो उनको शो करने के लिए हमें जैसे सिंबल दिए हैं, जैसे लिथियम को Li से शो करते हैं, कैपिटल L N स्मॉल I, सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसको H से। ऐसे ही सभी जो हमारे एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनको एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि बर्जेलियस ने हमें दिया था, ठीक है। इनको सिंबल में कैसे वो करते हैं और कैसे इनको लर्न करना है वो चीज़ें। दूसरा है IUPAC जो है यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, IUPAC यानी नोमेनक्लेचर होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।
सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नया चैप्टर है आप लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ उनको लगता है, तो आप इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स रिपीट करके देखिएगा और उसके नोट्स बनाइएगा। थैंक यू अगेन।